क्या क्या हुआ है हमसे जुनूं में न पूछिए, उलझे कभी जमी से कभी आसमां से हम। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, बीजेपी ने कई बार हारी हुई बाजी को पलटकर जीतने की बाजीगरी दिखाई है, लेकिन इस बार यह बाजीगरी बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रही है, क्योंकि इसमें एक तरफ विपक्ष जीतता हुआ दिख रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की सारी राजनीति ही दांव पर लग गई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जाति जनगणना करवाने के केंद्र सरकार के फैसले की। इस फैसले को बीजेपी के मुरीदों ने मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक बताया। कहा गया कि कितनी चतुराई से मोदी जी ने विपक्ष के हाथ से मुद्दा छीन लिया। लेकिन अब विपक्ष ने इस फैसले को लागू करने के लिए जो सवाल उठाए हैं, उनके जवाब बीजेपी नहीं दे सकती है। यहां बीजेपी के सामने इधर कुआं और उधर खाई वाली नौबत आ गई है। अगर बीजेपी घोषणा करने के बाद भी जाति जनगणना नहीं करवाएगी या जाति जनगणना करवाने के बाद आंकड़े जारी नहीं करेगी, तो फिर बीजेपी की नीयत पर लोग सवाल करेंगे। और अगर बीजेपी ऐसा करती है तब इसे विपक्ष की बड़ी जीत माना जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी और उनके साथ तमाम विपक्ष ने ही जाति जनगणना की मांग को लगातार उठाया है। बीजेपी के सामने एक बड़ी उलझन यह भी है दोस्तों कि उसकी अब तक की सारी राजनीति राहुल गांधी को गलत ठहराने और जाति के सवाल को गलत बताने की रही है। मगर अब बीजेपी वही काम खुद कर रही है, तो उसे वो किस तरह न्यायोचित बताए, यह सवाल है। यानी बीजेपी के लिए हर तरह से हार का माहौल बन गया है। और दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने खुद ही इस शिकस्त का इंतजाम किया है। विपक्ष को तो एक तरह से बैठे बिठाए बढ़त मिल गई है, क्योंकि इस समय न संसद का सत्र है और न कोई चुनावी मंच सजा हुआ है जहां विपक्ष सामाजिक न्याय की बात करता। कांग्रेस जरूर संविधान सम्मान सम्मेलन जगह जगह पर आयोजित कर रही है और राहुल गांधी हर एक मंच से समाज के एक्सरे की बात करते हैं। उन्होंने तो 2023 की भारत जोड़ो यात्रा से ही जाति जनगणना के मुद्दे को ऐसा उठाया कि उसे राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला दिया। इधर बिहार में नीतीश कुमार भी जाति जनगणना के पक्ष में थे और जब वो एनडीए के साथ नहीं थे तब भी उन्होंने दिल्ली आकर मोदी जी से इसकी मांग की थी। तेजस्वी यादव तो इस मामले में लालू जी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और यही काम अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। यानी इस बार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, इन तमाम दलों की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिसमें बीजेपी को नुकसान हो सकता है। क्योंकि लोग अब सवाल कर रहे हैं कि अब तक खुद मोदी जाति जनगणना की मांग को अर्बन नक्सल सोच बताते थे। योगी कहते थे कि ऐसी मांग करने वालों के डीएनए दुर्योधन और रावण के हैं। संघ जाति के सवाल पर यानी आरएसएस जाति के सवाल पर ब्रिटिश काल की यानी जो अंग्रेजों का समय था उस समय की साजिश बताता था। अब इन तमाम बयानों को क्या बीजेपी और आरएसएस खारिज करेंगे? क्या वो अपने पहले के बयानों को सही ठहराएंगे या अभी के फैसले को सही बताएंगे? यानी बीजेपी ने अपने लिए गड्ढा खोद लिया है, यह दिख रहा है। शायद यह गड्ढा विपक्ष के लिए बनाया जा रहा था, मगर इंडिया गठबंधन को तो इस गड्ढे में अपनी रणनीति का नया पौधा रोपने का मौका मिल गया है। सामने बिहार का चुनाव है, जिसमें नजर आ रहा है कि जाति जनगणना कराने के ऐलान का फायदा महागठबंधन को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि कैसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक बीजेपी को दे गया बड़ी चोट, और साथ ही समझेंगे कि कैसे मोदी का मिशन बिहार हो रहा है नाकाम। लेकिन आगे बढ़ें इससे पहले सुन लेते हैं राहुल गांधी ने कैसे जाति जनगणना के ऐलान पर बीजेपी को क्या क्या कहा था, कैसे उन्होंने चुनौती दी है। आइए जरा ये सुन लीजिए। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है। और हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। हमने एक और चीज कही थी, कांग्रेस पार्टी ने रेज की थी, मैनिफेस्टो में भी था, आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) इज reservation
इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कानून है, ऑलरेडी कानून है, और हम चाहते हैं एकदम इस कानून को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार इंप्लीमेंट करना शुरू करे। सेंसस को डिले किया है और अपोज किया था, हम इस को वेलकम करते हैं, ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा, मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताई जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा, बजट में इसका पैसा आना चाहिए, अभी बजट में पैसा नहीं है, और फिर जो डेवलपमेंटल विजन है वो हमारे सामने प्रेजेंट होना चाहिए। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि केवल जाति जनगणना करवाएंगे ऐसा कह देने से सरकार की जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी, बल्कि अब उसे यह भी बताना होगा कि बजट में इसके लिए पैसा कब आएगा और किस तारीख तक जाति जनगणना करवाने का काम पूरा होगा, क्योंकि सामाजिक न्याय करने की असली शुरुआत तो उसके बाद ही होगी। जब तक सरकार देश के सामने आंकड़े नहीं रखेगी तब तक हर जाति को उसकी संख्या के मुताबिक हिस्सेदारी और भागीदारी मिल रही है या नहीं, इसका पता भी नहीं चलेगा। राहुल गांधी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के बाकी दल भी यही मांग उठा रहे हैं, और बीजेपी के लिए उलझन की बात यह है कि अब एनडीए के उसके साथी ऐसे बयान दे रहे हैं जो उसकी मुश्किलें और बढ़ा देंगे। जैसे लोजपा सांसद चिराग पासवान ने कहा कि जाति जनगणना जरूर कराई जानी चाहिए, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों के सार्वजनिक होने के बाद समाज में विभाजन और नफरत की स्थिति पैदा हो सकती है। यह बात चिराग पासवान का निजी विचार हो सकती है, लेकिन इसमें दबाव बीजेपी का ही दिख रहा है। दूसरी तरफ अपना दल एस की अध्यक्ष और केंद्र सरकार में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जाति जनगणना का श्रेय बीजेपी को नहीं दिया है। साथ ही अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मोदी सरकार हमारी एक एक मांग को मान रही है। हमें पूरा भरोसा है कि आगे ओबीसी मंत्रालय का भी गठन किया जाएगा। हमारी लड़ाई तब तक अधूरी रहेगी जब तक ओबीसी मंत्रालय की स्थापना नहीं होगी। पार्टी की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जाता रहेगा। तो साफ नजर आ रहा है कि मोदी सरकार के जाति जनगणना के फैसले के ऐलान के साथ ही देश में नई सियासी हलचल खड़ी हो गई है। बीजेपी के साथी दल इस पर अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं बीजेपी इस मामले में पूरा क्रेडिट मोदी को देने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के प्रवक्ता अब बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में सारी जनगणना हुई है, तो जाति जनगणना क्यों नहीं हुई। यानी यहां बीजेपी मान रही है कि मोदी सरकार ने 11 सालों में जनगणना जैसे जरूरी मुद्दे पर कोई पहल नहीं की, और अब भी वो सवाल कांग्रेस से कर रही है, जो 2014 से सत्ता से बाहर है। आप जानते हैं इस मुद्दे को बीजेपी बिहार चुनाव में भुनाने की मंशा रखती है, लेकिन यहां भी तेजस्वी यादव ने पहले से बीजेपी को हराने की पिच तैयार कर ली है। बिहार में पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बार बार जाति जनगणना के मुद्दे पर मोदी सरकार से सवाल करते रहे हैं, और अभी जब सरकार ने फैसला ले लिया है तो तेजस्वी ने मोदी के नाम एक बड़ा खत लिखा है, जिसमें मांग की गई है कि इसके बाद आरक्षण के मुद्दे पर भी सरकार को काम करके दिखाना होगा। तेजस्वी यादव ने अपने खत के आखिर में लिखा है, प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार अब एक ऐतिहासिक चौराहे पर खड़ी है। जाति जनगणना कराने का निर्णय हमारे देश की समानता की यात्रा में एक परिवर्तनकारी क्षण हो सकता है। सवाल यह है कि क्या डाटा का उपयोग प्रणालीगत सुधारों के लिए उत्प्रेरक के रूप में किया जाएगा, या ये कई पिछली आयोग रिपोर्टों की तरह धूल भरे अभिलेखागार तक ही सीमित रहेगा। बिहार के प्रतिनिधि के रूप में जहां जाति सर्वेक्षण ने जमीनी हकीकत के प्रति कई लोगों की आंखें खोली हैं, मैं आपको वास्तविक सामाजिक परिवर्तन के लिए जनगणना के निष्कर्षों का उपयोग करने में रचनात्मक सहयोग का आश्वासन देता हूं। इस जनगणना के लिए संघर्ष करने वाले लाखों लोग न केवल डाटा बल्कि सम्मान, न केवल गणना बल्कि सशक्तिकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं इस मामले में लालू प्रसाद की टिप्पणी भी बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, हम क्या बोले थे, 1990 में मंडल कमीशन लागू करवाने के बाद हमने सारा ध्यान जाति जनगणना पर लगाया। बिना डरे झुके संघियों की आंख में आंख डालकर ललकारा। बारंबार केंद्र सरकार नकारती रही, लेकिन आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा। लालू प्रसाद ने जातीय जनगणना के आगे की लड़ाई का भी इशारा किया है। उन्होंने लिखा, बिहार ही देश को राजनीतिक दिशा देता है। फिर कह रहा हूं, अब पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए सीटें आरक्षित होंगी।
तो साफ है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा बनेगा। बीजेपी की यह कोशिश रहेगी कि वो इसका श्रेय ले, लेकिन विपक्ष का सवाल यह होगा कि बिहार में जो जाति जनगणना पहले हुई उसके आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाने में केंद्र सरकार ने मदद आखिर क्यों नहीं की। आपको बता दूं कि बिहार में एनडीए के पहले वाली नीतीश सरकार ने, जिसमें तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ही जाति गणना का सर्वेक्षण, कह ले तो सर्वेक्षण उन्होंने किया था, यानी पिछली सरकार ने सर्वेक्षण करवाया था, जिसके बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% कर दी गई थी। लेकिन अदालत से यह फैसला खारिज हो गया। अब तेजस्वी यादव इस मामले में बेहद मुखर हैं और उन्होंने कई बार यह कहा है कि डबल इंजन की सरकार को इस बढ़े हुए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में लाना चाहिए ताकि इसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सके। अब सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार तेजस्वी यादव की इस मांग को मानेगी, और अगर नहीं मानती है तो क्या चुनाव में वो अपने फैसले पर बचाव करेगी, यानी अपने जो फैसला ली है उसका बचाव करेगी। बिहार में इसी साल अक्टूबर-नवंबर तक चुनाव होना है और जाहिर है इतनी जल्दी न जनगणना होगी और न ही जातियों की गिनती होगी। वैसे भी मोदी सरकार मानसून सत्र में ही शायद जाति जनगणना पर अपनी तैयारी का ब्यौरा देगी। ऐसे में विपक्ष के सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि अगली जनगणना कब होगी, इसके लिए कोई टाइमलाइन सरकार बताए। विपक्ष ने पहले भी कहा है कि जनगणना में काफी देर हो चुकी है। सोनिया गांधी ने इसी साल फरवरी में राज्यसभा में दिए अपने पहले भाषण में कहा था कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार दशकीय जनगणना में 4 साल से अधिक की देरी हुई है। मूल रूप से इसे 2021 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि जनगणना कब कराई जाएगी। इसी तरह अभी भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि यह फैसला लेने में मोदी सरकार ने बहुत देर कर दी, क्योंकि आम जनगणना में पहले ही 4 साल की देर हो चुकी है। 2024 के संसदीय चुनाव में जाति जनगणना इंडिया गठबंधन की एक प्रमुख मांग रही थी। यानी अब सारा विपक्ष जनता को यह बता रहा है कि विपक्ष के दबाव में ही नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह फैसला लिया है। अगर बिहार चुनाव में बीजेपी इस मुद्दे पर श्रेय लेने की कोशिश करेगी तो लोगों के सामने उसका सच आ जाएगा, क्योंकि जनता जानती है कि बिहार में जाति गणना कराने का फैसला महागठबंधन सरकार ने किया था। तो बिहार में जाति जनगणना का दांव काम नहीं आएगा, ये बात अभी से जाहिर हो रही है। वहीं बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी जाति समीकरण राजनीति की दशा और दिशा तय करते हैं, और यहां भी बीजेपी अब फंस रही है, क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ की पुरानी बातें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, जिसमें उनके विचार काफी अलग थे। महाकुंभ के दौरान संगम किनारे बैठकर दिए गए एक इंटरव्यू में आदित्यनाथ योगी ने कहा था कि विभाजनकारी लोग जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं। भारत, विशेष रूप से सनातन धर्म के अनुयायियों को इससे सावधान रहना चाहिए। इसी इंटरव्यू में आदित्यनाथ योगी ने यह भी कहा था कि राजनीतिक हित के लिए जाति, क्षेत्र या भाषा के नाम पर समाज को बांटना देशद्रोह से कम नहीं है। इसी तरह एक रैली में उन्होंने कहा था कि जातीय जनगणना एक षड्यंत्र है हिंदुओं को लूटने का, ताकि मुसलमानों को फायदा पहुंचाया जा सके। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि जो लोग हिंदुओं को जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं उसमें रावण और दुर्योधन का डीएनए है। वहीं आदित्यनाथ योगी अब मोदी सरकार के फैसले को 140 करोड़ लोगों के हित में बता रहे हैं। इस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है वो आपको दिखा रहा हूं। ट्वीट में वो लिख रहे हैं, माननीय अब भी अपने कथन पर कायम हैं या बदलना चाहेंगे? नदी किनारे की चेतावनी, ध्यान रखें रेत दरक रही है। तो राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी और अखिलेश तक सारे विपक्ष के नेता अब मोदी सरकार को याद दिला रहे हैं कि उनके आगे बीजेपी को झुकना पड़ रहा है, और इसके साथ ही मोदी लहर अब न केवल पछाड़ खाकर लौट रही है बल्कि साथ में उस रेत को भी दरका रही है जिस पर बीजेपी का साम्राज्य खड़ा हुआ था। खैर, शायर असरारुल हक मजाज ने ठीक ही फरमाया है कि दफन कर सकता हूं सीने में तुम्हारे राज को, दफन कर सकता हूं सीने में तुम्हारे राज को, और तुम चाहो तो अफसाना बना सकता हूं मैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।